बच्चों हमारा जो चल रहा था वो डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर, और हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या फायदा है, क्यों डालते हैं। दो तीन फायदे हम लोग देखे थे, तीन मेनली डिस्कस किया था। पहला, तुम लोग भूल गए होगे कि डाइलेक्ट्रिक पुट करने से एक तो हमें मैकेनिकल प्रॉब्लम जो है कि दो प्लेट के बीच में गैप, पर्टिकुलर गैप, फिक्स्ड गैप, स्मॉल गैप रखना है, बहुत मुश्किल है। अगर एयर गैप रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा। सेकेंड फायदा हमने बताया कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है वो हम लोगों ने देखा, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। एंड तीसरा फायदा शायद बोला होगा, समझ में नहीं आएगा, उसको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, कि वी कैन वर्क विथ हायर पोटेंशियल, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ज्यादा होता है डाइलेक्ट्रिक का कंपेयर टू द एयर, सो वी कैन वर्क एट हायर पोटेंशियल। तो ये तीन मेन फायदा है। और एच वर्मा के कुछ डाउट्स में लूंगा अभी, 55 एंड 57 लेंगे। उससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तुझे जस्ट याद दिला देता हूं। इधर एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया है, के का, तो अगर इसका सी नॉट पहले था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस। फिर हमने दो तीन केसेस डिस्कस किए जहां पे हमने ऐसे रख लिया, ये K1 और ये K2 का। तो इसको हमने क्या एज्यूम किया बच्चों कि ये कैपेसिटर है K1 डाइलेक्ट्रिक का, ये दूसरा कैपेसिटर है K2 डाइलेक्ट्रिक का, एंड दिस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये डिस्कस किया था, हाउ टू फाइंड सी इक्विवेलेंट निकाल लिया। एंड आई होप कि मुझे जहां तक याद है कि मैंने बताया था कि इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, सो E1 अपॉन E2 हमने बताया था क्या होगा, K1 बाई K2 होगा, K2 बाई K1 होगा, कि 1 होगा, या कुछ और होगा। कौन सा ऑप्शन ट्रू है? 1. विच ऑप्शन इज ट्रू? थर्ड ऑप्शन। आई होप कि सारे बच्चे क्लियर है कि थर्ड ऑप्शन ट्रू है। जनरली लगता है ये होगा, ये होगा, थर्ड इज ट्रू। एंड देन इसका लॉजिक क्या बताया था बच्चों? इसका लॉजिक ये बताया था कि यहां से यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तो सेम ही है। ऐसा बैटरी कनेक्टेड रहेगा तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है तब तो कुछ नॉर्मल है। जब ये चार्ज है कैपेसिटर, इन दैट केस, एंड देन अगर ये चार्ज है, सो अगर मैं पूछूं कि ये प्लेट पे क्या चार्ज डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है, कहोगे नहीं। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिग्मा 1, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, एंड देन सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 पूछा था, क्या होगा? K1 by K2. गुड। तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर क्या देखा? ये K1 का और ये K2 का। यहां पे अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, इस रीजन में, इस रीजन में, सो इस केस में E1 अपॉन E2 क्या होगा, है ना? ये केस 2 है, दिस इज केस 1।
तो यहाँ पे तुम कहोगे कि सर दिस टू आर कनेक्टेड इन, ये दो कैपेसिटर बिहेव करेगा दो कैपेसिटर जैसा, वन एंड सेकेंड, एंड दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज कनेक्शन है। और यहां पे जो भी सिग्मा होगा ये पूरे प्लेट पे सिग्मा सेम रहेगा बिकॉज सिमिलर है। यहां पे माइनस सिग्मा होगा, ठीक है। और एक और चीज डिस्कस किए थे, ये E1 अपॉन E2 निकाल लोगे। अगर मैं कहूं कि इसका एरिया A है, इसका वोल्टेज V है, और ये टोटल डिस्टेंस D, और एक डिस्टेंस D/2 K1 K2 है, कैन यू फाइंड सिग्मा? सिग्मा क्या होगा? जैसे स्टार्ट कोड निकालो, कैसे लिखेंगे सिग्मा? तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तीन तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला मैं बता रहा हूं कि मैंने C इक्विवेलेंट निकाल लिया, कितना हो जाएगा? सो दो सीरीज में है, so 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2। 1 अपॉन C1 कितना है? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 प्लस D/2 K2 एप्सिलॉन नॉट A। ऑलरेडी ये हमने बता चुके हैं पहले। So 1/C equivalent is equal to 1 D upon epsilon naught A to 1/K1, so K1 plus K2 divided by K1 K2। तुम्हें याद भी हो गया 2 epsilon naught A into 2 K1 K2 divided by K1 plus K2 into D। बच्चों ये याद आया होगा कि दिस इज K इक्विवेलेंट, सॉरी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख लिया ऐसे। सो ये K इक्विवेलेंट था। कहोगे सर आपने तो सिग्मा पूछा, C इक्विवेलेंट क्यों निकाला? क्या करोगे यहाँ पे? अगर V है तो यहाँ पे तुम Q लिख लोगे, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। बट मुझे क्या चाहिए? सिग्मा। सिग्मा कितना होगा? Q/A। तो C इक्विवेलेंट V अपॉन A, सो ये A चला जाएगा और हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू V। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? नहीं सर। C इक्विवेलेंट इतना आ गया। दिस इज वन मेथड, बेसिक मेथड ऐसे कर लिया। ठीक है ना? अब मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं, देखना C निकालने का, सिग्मा निकालने का ये तरीका सबको समझ में आया होगा। कोई बच्चा कुछ भी नहीं याद है C इक्विवेलेंट ये सब, सिंपली कहेगा कि सर लेट्स कि यहाँ पे सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे फील्ड होना चाहिए था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक K1 का है तो ये हो जाएगा इतना, ये फील्ड हो गया E1। देखो मैंने लिख दिया। और क्या सोचेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है E1, सो E1 इंटू D/2 प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था, बट डाइलेक्ट्रिक है K2 का इतना इंटू K2,
E इंटू डी, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज इक्वल टू V। देखो तो इससे सिग्मा निकालो, डायरेक्टली ये आ रहा है क्या? तो ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये कर लिया, अदरवाइज बेसिक मेथड से ऐसे जाके निकाल सकते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड सिग्मा। चलो सेकेंड मेथड में कहा कि सर एक बार और समझा दो। सेकेंड मेथड तो बहुत ही सिंपल सा है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो यहां से यहां जाएंगे तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 इसके क्रॉस प्लस इसके क्रॉस। अब यहां से यहां गए तो कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना लिखेंगे? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था, बट डाइलेक्ट्रिक है सो K1 टाइम्स प्लस, सॉरी ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि E कांस्टेंट है, प्लस यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2 ना इंटू D/2 दैट इज इक्वल टू V। अगर मान लो ये डिस्टेंस अलग अलग भी होता है, डजंट मैटर, ऐसे लिख लेते हैं, सो बहुत इजीली तुम निकाल लोगे। तो ये सवाल लास्ट क्लास में कराया था क्या? नहीं सर। नहीं कराया था। आंचल पाटिल कुछ याद नहीं है ना? ठीक है, तो हर्षल ने बताया नहीं, मनस्वी ने भी बोला नहीं। ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये IIT का पूछा हुआ सवाल है, और इस पे जब क्लास हमारा चलता है तो हर क्लास में कम से कम हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, हाफ एन आवर नहीं तो 20 मिनट्स। सो इसमें पूछा गया है कि ये एरिया सपोज A, ये डिस्टेंस D/2, ये भी डिस्टेंस D/2, और ये हाफ पार्ट इधर L/2 L/2, तीन डाइलेक्ट्रिक है ना? तो इसका व्हाट इज C इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये निकालना है। सो तुम्हारे पास पहले तो टाइम देता हूं, 3 मिनट का टाइम है, देखते हैं तुम लोग निकालो। आई होप कि हमने सफिशिएंट टाइम, मोर देन सफिशिएंट टाइम दे दिया। C इक्विवेलेंट निकालना है। अब मैं बताता हूं कि सर्टेनली 90% बच्चों ने क्या किया होगा, बता रहा हूं, बताना कि हम सही सोच रहे हैं कि नहीं। ये और ये सीरीज में, दिस टू आर इन सीरीज, और फिर इन दोनों के साथ ये जो कैपेसिटर बना उसके साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दोनों पैरेलल, दिस टू आर इन पैरेलल, और फिर इन दोनों के साथ ये सीरीज में। आई होप कि यही सोचा होगा तुम लोगों ने। मैं किससे पूछूं? प्रथमेश पाटिल ने कहा नहीं। आकाश, ये और ये पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज में। नो, क्या बात है? प्रथमेश तूने तो और गलत सोचा, ये और ये सीरीज में कैसे हो सकता है? दिस टू, हाउ दिस टू विल बी इन सीरीज? ये दोनों सीरीज में तो होगा नहीं, ये दोनों पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज में। ऋतुजीत कनेक्टेड है? तो देखो, चलो बहुत अच्छा लगा कि तेजस ने बताया कि सर K1 को उसने K3 के साथ, हाफ पार्ट के साथ ऐसे किया।
इसको मान लिया दो कैपेसिटर ये और ये सीरीज में, फिर ये और ये सीरीज में, और फिर दिस एंड दिस कैपेसिटर आर इन पैरेलल। एक्चुअली यही है, बहुत ही बढ़िया सोचा। लेकिन बच्चे बोलते हैं सर इसमें क्या दिक्कत है, दिस टू आर इन पैरेलल। जैसे हमने ऐसा किया था ना, K1 K2 ये दोनों पैरेलल और उसके साथ ये सीरीज में। क्यों गलत है वो बताता हूं, और तुम दोनों तरीके से जाओगे, यू विल गेट द डिफरेंट आंसर, यू विल गेट डिफरेंट आंसर। अगर मैं किसी से पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ E1 है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E2 है, क्या E1 और E2 सेम होगा? क्या E1 E2 सेम होगा? इधर का कॉम्बिनेशन अलग है, इधर का कॉम्बिनेशन अलग है, यहां पे कुछ अलग होगा, यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा। तुमको अगर नहीं सर आपने तो बताया था कि यहाँ पे ये K1 और ये K2 अलग अलग था, तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 सेम था। यहाँ पे था बिकॉज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से कांस्टेंट है, इस रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। बट वी विल डिराइव कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगा। तो सारे बच्चे सुनना यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, यहां से यहां जब जाएंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। अगर हमने ये प्रूफ कर लिया ये पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्शन है, ये गलत है। ऋतुजीत, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। इन दोनों को पैरेलल कनेक्शंस के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, जो हम श्योरिटी के साथ नहीं बताएंगे, बट मैं ये जरूर बताऊंगा कि ये और ये पैरेलल में है, देयर इज नो डाउट, बिकॉज ये मेटल है, ये मेटल प्लेट है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का सेम। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? और ये भी बता रहा हूं कि आज से 10 साल पहले जाओ, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, बहुत पहले का, बहुत पहले नहीं, 15 साल पहले पूछा है, 10-12 साल पहले जितने बुक्स थे जो आईआईटी का सॉल्यूशन 38 ईयर जो अभी खरीदते हो या 40 समथिंग ईयर्स, अगर किसी के पास पुराना पढ़ा हुआ तो देखोगे तो उसमें एक्चुअली यही सॉल्व किया हुआ था, दिस टू आर इन पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज में। बाद में सबने करेक्ट किया है ऐसे। तो मैंने कम ही टाइम लिया, समझा दिया तुझे। अब तुम कर सकते हो ये कट करके सीरीज, ये सीरीज एंड देन पैरेलल में, तो यू कैन सॉल्व दैट इजिली आ जाएगा बच्चों। ये दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, C1 ये लिख लेता हूं, तो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, या मैंने फॉर्मूला तो डिराइव कर ही लिया, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहां पे इसके लिए ले रहा हूं तो ये हो जाएगा A बाई 2 इंटू 2 K1 K2 डिवाइड बाई K1 K2 नहीं, K1 K3 डिवाइड बाई K1 प्लस K3। इसका आ जाएगा, ये 2 गया, इसका देखोगे C2 अलग आएगा,
इसका C2 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 नहीं K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, ये आ गया and these two are in parallel, so C is equal to C1 plus C2, that is equal to epsilon naught A by D, क्या आ जाएगा K1 K3 अपॉन K1 plus K3 plus K2 K3 divided by K2 plus K3. So बच्चों ये आ गया C इक्विवेलेंट। अगर मैं इसमें से पूछूं कि अगर बताओ, मैं पूछ दिया कि व्हाट इज K इक्विवेलेंट, व्हाट इज K इक्विवेलेंट, तो तुम सिंपली इसको क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A बाय D इनटू K इक्विवेलेंट, और K इक्विवेलेंट विल कम आउट एज दिस। आईआईटी ने जब पूछा था तो एक्चुअली में यही सवाल पूछा था कि इस सिस्टम का K इक्विवेलेंट कितना है, इस सिस्टम का K इक्विवेलेंट कितना है। और जब पुराने बुक देखोगे, इनफैक्ट अभी भी कुछ बुक्स ऐसे होंगे जो नहीं करेक्ट किए होंगे, बट अरिहंत वाले ये सब वाले करेक्ट कर दिए हैं। और उसके सवाल में चूंकि ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, पुराने बुक में देखो तो ये वाला ऑप्शन था ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी ने गलत पूछा था, इसका मतलब ये जिस समय आईआईटी ने पूछा था उस समय क्वेश्चंस पेपर वो देता नहीं था, वो सब्जेक्टिव जो भी होता था टेस्ट पेपर वही रख लेता था। तो जो सवाल आते थे बाहर वो मेमोरी बेस्ड होते थे, और जब मेमोरी बेस्ड होता है तो ये डायग्राम तो सबको याद रह गया, लेकिन ऑप्शंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे, तो ये ऑप्शंस किसी को याद नहीं रहोगा, जस्ट रफली लिखा होगा। तो किसी टीचर्स ने क्या किया होगा, सोचा होगा क्या होगा, दो चार ऑप्शंस रैंडमली लिखा और एक सही ऑप्शंस ऐसे करके दे दिया, और फिर वही सीरीज चला के हर जगह वही था। नाउ आई होप ये क्लियर है। बाद में लोगों ने फिर करेक्ट किया और सारे बुक ने अपने आप को करेक्ट किया। सो बहुत सारी कहानियां सुना दी इस सवाल पे। नाउ हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बच्चों, ऐसे डिस्कस किया था कि बैटरी कनेक्टेड है और इसको क्या कर रहे थे, प्लेट्स को पुल कर रहे थे। तो बहुत सारे सवाल किए थे, हालांकि ऐसा सवाल मैंने कल के टेस्ट में नहीं दिया, बना नहीं, बहुत सारे टाइप के सम्स नहीं दे पाए, कुछ ही टाइप के सम्स दिए हैं। और उसमें मुझे एक सवाल में आंसर्स गलती से टिक हो गया है, 2.4 माइक्रोकूलम एक का आंसर था और उसका एक ऑप्शन में 24 माइक्रोकूलम था। सवाल नंबर नहीं याद है, बट ये सही है, गलती से ये दिया हुआ, ठीक है। तो अपने मार्क्स ऐड कर लेना। चलो, तो फिर हमने इसमें दो केसेस डिस्कस किए थे। एक बार बैटरी कनेक्टेड है और इसको पुल करें तो क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या क्या चेंज होगा। वैसा ही एक और कॉन्सेप्ट है, ये डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक को पुल किया, इसमें इंसर्ट किया। सो देयर विल बी टू केसेस। एक केस कि बैटरी कनेक्टेड है तब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, और दूसरा केस जब बैटरी से चार्ज कर लिए, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया एंड देन इंसर्ट किया, तो वो सारे केसेस कैसे होंगे। तुम्हें याद है कि कौन कौन सा केस डिस्कस किया था, कैपेसिटेंस क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, है ना,
वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी चार्ज सप्लाई कर रहा है, चार्जिंग हो रहा है कि डिस्चार्जिंग हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो ये कॉन्सेप्ट है, वैसा ही यहां भी आएगा। तो तुम लोग भी डायग्राम ड्रॉ करो, या पहले उससे एक काम करता हूं, उससे पहले एक और सवाल ले लेता हूं, फिर ये सवाल लेंगे। क्योंकि एच.सी. वर्मा का 55 से मैं डिस्कस करने वाला था, मैं पहले 57 डिस्कस कर लेता हूं, देन 55 करता हूं। इस बार इन्होंने डायलेक्ट्रिक जो पुट किया वो ऐसा पुट किया, 57 कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थ्योरी पार्ट में तुम्हें लिखना है कि एक डायलेक्ट्रिक K1 का और एक डायलेक्ट्रिक क्या है, K2 का है। अब देखो ये कितना परेशान कर दिया बच्चों को, है ना। क्वेश्चन सेटर जो होते हैं उनको, बच्चों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। ये हाफ निकाल लिया, बट अभी डायलेक्ट्रिक जो पुट किया वो ऐसा पुट किया, लो बच्चे को परेशान कर दिए कि ऐसे में कैसे हम लोग निकालें। ये प्लेट्स है, बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशंस का हेल्प लेना पड़ेगा, बिकॉज अलग अलग ये पे देखोगे तो अलग अलग वॉल्यूम में K1 K2 अलग डिफरेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसको कैसे सॉल्व करें, तो क्या करता हूं, क्योंकि एक काम करो सर, एक ना यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्लैब ले लो और इस पार्ट को कंसीडर करो, ये पार्ट को सोचो कि ये एक कैपेसिटर है, ये कितने, ये वाला डिस्टेंस कितना dx का। अगर इसको कैपेसिटर माना तो सर्टेन लेंथ तक जो गैप है उसमें K1 है और सर्टेन लेंथ का K2 है। अगर इसका इक्विवेलेंट में मान लूं कि ये DC1 है, DC है ये इसका कैपेसिटेंस, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर से ये बना हुआ है, और ये सारे कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, ये सारे कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, तुम कहोगे सर ये सब पैरेलल में है। सो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सो डीसी का इंटीग्रेशन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इफ वी कंसिडर एलिमेंटल कैपेसिटर जो हमने कंसिडर किया, तो ऐसे ऐसे सारे कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्शन है, और पैरेलल में क्या होता है, इंटीग्रेशन। क्लियर? प्रतीक पाटिल, क्या ये सवाल क्लियर है कि ऐसा करेंगे? सब हमारा हो जाएगा अटेंशन कि हाउ टू फाइंड डीसी, मतलब इसका कैपेसिटेंस क्या निकालोगे, तो कहोगे सर ये भी दो कैपेसिटर से बना हुआ है, एक DC1 और एक DC2, DC1 DC2। सो हाउ टू फाइंड डीसी, ये कहोगे सर ये दोनों ना सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, सो 1/DC1 प्लस 1/DC2। ओके, मान लो ये प्लेट एरिया जो है वो L इंटू L था, सपोज ये प्लेट एरिया,
कुछ तो डायमेंशन होगा, L इंटू एल ले सकते हो, A इंटू बी ले सकते हो। मतलब ये L लेंथ इधर और L लेंथ पीछे भी है, स्क्वायर प्लेट ले लिया। अब जिस कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूं ये वाला पार्ट, तो इसका एरिया कितना है, ये dx और उतना इंटू एल। सो dc1 हम लोग लिखेंगे, dc1 अगर सपोज ये डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस है y2, तो dc1 विल बी k1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो जाएगा L इंटू dx अपॉन डी के जगह पे ये y1। सो dc2 बच्चों तुम लोग खुद से लिख सकते हो, k2 एप्सिलॉन नॉट L dx अपॉन y2। अब टारगेट ये है कि ये y1 कैसे लिखें, देखो ये dx वेरिएबल है, लुक एट हियर। सो हमने ये y1 y2 वेरिएबल है, सो इसको किसके फॉर्म में लिखना है, x के फॉर्म में। सो y1 को हटाना है, तो इसे y1 तो बहुत इजीली हट जाएगा, y1 अपॉन x दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू d अपॉन l। ये y1 आ गया। तो सर y2 कैसे हटा है, तो ये y2 अपॉन दिस, सो y2 अपॉन this is L minus x, that is equal to d upon L। so y1 y2 यहां से रिप्लेस कर दो, dc निकालो, dc को इंटीग्रेट कर दो, x वाइज फ्रॉम 0 टू L। सो क्या मैं इससे आगे सॉल्व करूं या तुम लोग कर लोगे, किससे मैं बच्चों अभी स्पेस थोड़ा सा छोड़ देना वहां पे, मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया, तुम्हें बताया करने के लिए। बच्चों ऐसा ही सिमिलर सवाल ये आता है कि दिस इज ए कैपेसिटर जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कांस्टेंट नहीं है, के चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, तो यहां से सपोज ये डिस्टेंस y गया, ये सपोज d है, पूछा जाए ये y इक्वल टू 0 है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, k इज इक्वल टू सपोज k नॉट इंटू 1 प्लस y अपॉन डी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट changing along with, so how to find कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट क्या है, एरिया A डिस्टेंस D। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इसमें दिक्कत होगा, क्योंकि तुम कहोगे सर ये एलिमेंटल कैपेसिटर ले लेते हैं। टेक दिस एलिमेंटल कैपेसिटर, इसका लेंथ हो गया dy। सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस DC, मैं किससे पूछूं, DC माइक ऑन करके बोलना, साक्षी पाटिल। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज K है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इस कैपेसिटर का एरिया A। D के जगह पे क्या लिखूं, साक्षी कम से कम ये बता दो।
चलो साक्षी नहीं सुन पा रही, शांतनु। शांतनु से भी नहीं आंसर आ रहा है, शायद नेटवर्क इशू रहता है। संकेत पवार, dy बहुत ही बढ़िया। चलो किसी ने तो बताया, यही है गैप लेंथ dy। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो देना है, क्योंकि ये डायलेक्ट्रिक है तो ये k का वैल्यू यहां से पुट कर दोगे। अब ऐसे ऐसे जो एलिमेंट है वो रिया बताएगी कि ये सारे एलिमेंटल कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में। रिया थोड़ा इंटरेक्ट करो तो मजा आएगा यार। आंचल पाटिल ने बहुत अच्छा बताई। आंचल रियली एक बार और सोच के बताओ। शुभम बहुत बढ़िया, शुभम इज करेक्ट। आंचल सोच के बताओ कि तुम्हारा आंसर सही है गलत है। सिद्धांत, जो एलिमेंटल कैपेसिटर लिया, बहुत सारे ऐसे एलिमेंटल कैपेसिटर हैं, दोज आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। मनस्वी सोच के बताओ। आंचल पाटिल ने अब सही कर ली। एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक के बाद एक आता है, कैसे कनेक्टेड होता है ये मनस्वी? सीरीज में। सीरीज में। तो यहां भी तो यही है, मैंने डायग्राम सिर्फ उल्टा है, यहां से स्टार्ट किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सो ये सीरीज में, अगर सीरीज में होता है तो क्या होता है, कैसे निकालेंगे बच्चों? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखना बता रहा हूं मैं, 1/dc का इंटीग्रेशन, 1/dc का इंटीग्रेशन, नॉट dc का इंटीग्रेशन। बिकॉज 1/c इक्विवेलेंट होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 सो ऑन। सीरीज में ऐसा होता है। सो दिस इज द, ये यही बच्चे थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को। सो आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया। सो फर्स्ट राइट dc, 1/dc को इंटीग्रेट करो, दिस विल बी 1/c इक्विवेलेंट। चलेगा? थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, क्लास के बाद सॉल्व कर लोगे। और आपस में जो दोस्त है एक दूसरे से पूछ लेना, कोई गलत नहीं होना चाहिए। इज इट करेक्ट कि आगे सॉल्व करूं मैं? कुछ सही नहीं यार। इंटीग्रेशन में y का वैल्यू कहां से कहां पुट करोगे? 0 से d। मैं मिटा रहा हूं ये, तो कुछ बच्चे नहीं लिखे होंगे। अगर तुमने ये कर लिया तो ये तो मुझे पता है कि तुम कर ही लोगे। अभी कहे कि ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये लेंथ है सपोज l, और यहां से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो लेंथ के लॉन्ग चेंज हो रहा है, लेंथ के लॉन्ग। मतलब अलग अलग लेंथ पे अलग अलग है। सपोज इसको x इक्वल टू 0 लिया, ये हो गया x इक्वल टू l, and dielectric k changes as k is equal to k naught 1 plus x square by d square।
दिस इज द वे k चेंजेस। मैंने यहाँ पे y बाई डी लिखा था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। देख लेना, तुम तो इंटीग्रेशन आता है, कर ही लोगे। सो अलोंग द लेंथ चेंज कर रहा है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। सो सर्टेनली इस केस में हम ऐसा डायलेक्ट्रिक नहीं लेंगे, वी विल टेक दिस काइंड ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रिप और ऐसा कैपेसिटेंस कंसीडर करेंगे। सो यू कैन राइट डीसी, ये कैपेसिटर भी L इंटू एल का साइज का है सपोज, या अगर मान लो इसको ले लेते हैं सर स्क्वायर करो तो रेक्टेंगुलर ले लो तो L इंटू बी, दिस इज L, स्मॉल बी अंदर है। तो मैं पूछूंगा इसका एलिमेंटल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डीसी इक्वल टू के, ये वाला एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो जाएगा यहां से ये, यहां से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का लिया है, सो स्मॉल b इंटू डी एक्स, एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी, डी के जगह पे d, and these capacitors are connected in parallel, जिसका आंसर पहले ही आंचल पाटिल ने बता दी थी। So C equivalent will be now DC का इंटीग्रेशन, और उसमें x वेरिएबल रहेगा, x का वैल्यू कहां से कहां पुट करोगे, 0 से लेकर के x L तक आएगा, और L इंटू बी को हम लोग कर देंगे एरिया। सो आई होप कि ये भी सवाल तुम कर ही लोगे। तो अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस था डायलेक्ट्रिक का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, जो हमने स्टार्ट किया था कि डायलेक्ट्रिक को अगर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा। there is a कैपेसिटर और this is dielectric slab, dielectric constant K, और इसको हमने फुल्ली चार्ज किया था, सो मैं वैसा ही स्टेटमेंट लेके कर रहा हूं। केस 1 होगा, फिर क्या क्या करेंगे, तो केस 1 में जो कैपेसिटर था वो था एयर फील्ड, कैपेसिटर इज इनिशियली विदाउट dielectric slab, and it is charged fully by a cell of EMF V0. Now the cell is disconnected. Now the cell is disconnected and a dielectric slab
is inserted slowly. तुम लोग भी साथ साथ लिख लो इसको. अच्छी बाबा 55 से बड़ा अच्छा पूछे, बहुत ही अच्छा सवाल है, बच्चे नहीं करते हैं. तुम्हें ऐसा 55 भी बताऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे करना है. सो बच्चों क्या किया मैंने, पहले कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया V0 से, फिर स्विच को ओपन कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक फ्लैप को इंसर्ट कर रहा हूं. सो बिफोर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड को इस तरफ लिखूंगा, बिफोर एंड आफ्टर. आफ्टर का मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम इंसर्ट कर दिए. ठीक है. अब यहां पे मैं अगर पूछूं कि इस पे चार्ज क्या रहेगा, चार्ज मान लो पहले Q था, बाद में चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q डैश हो गया, तो ये क्या होगा, Q और Q डैश सेम होगा या अलग होगा, यहां पे साइन देना है. चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या रहेगा, इनिशियली Q जो रहेगा वो रहेगा इसका कैपेसिटेंस जो भी है C0 इंटू V0. ऋतुजीत ने कहा इक्वल रहेगा, सर्टेनली इक्वल रहेगा, बिकॉज इसको चार्ज कौन से, बिकॉज ये इंसुलेटर है बच्चों, यहां से यहां चार्ज ट्रेवल नहीं करेगा. जो भी चार्ज इसका कांस्टेंट रह जाएगा, ये तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस कैपेसिटर का चार्ज कहां जाएगा, ये डिस्कनेक्टेड है और इधर से इधर तो जा नहीं सकता. 8:30 होता नहीं कि बच्चे एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम टेबल में 8:30 लिखा रहता है. अब हम लोग बात करते हैं व्हाट अबाउट द कैपेसिटेंस. ये पहले C था, बाद में C0, पहले C0, सॉरी एक सेकंड, बिफोर C0 था, बाद में C है. व्हाट विल हैपन टू दिस, कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, बढ़ जाएगा. Increase. बढ़ जाएगा, चूंकि डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिए. पहले V0 था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, अब V हो गया. अब Decrease. V हो गया. सो स्वाति ने शायद बताई कि डिक्रीज हो जाएगा. कैसे डिक्रीज हुआ, तो देखो Q इज इक्वल टू CV, Q कांस्टेंट, C बढ़ गया तो V घट जाएगा. है ना, V कम हो जाएगा, पोटेंशियल विल डिक्रीज. इसको कोई दूसरे तरीके से भी बोल सकता है, बट मैं वही पूछ लेता हूं. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था और बाद में E है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, बाद में E है, इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स. घटेगा सर. घटेगा, बिकॉज पहले E0 था, अब हो जाएगा E0 बाई के, अब हो जाएगा E0 बाई के. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड घटा इसलिए पोटेंशियल घट गया, बिकॉज E इंटू डी दैट इज इक्वल टू V. क्लियर. सो यहां तक भी क्लियर है. ये दोनों को जैसे भी, या तो इससे इसको समझो या इससे इसको समझो, या इसको इंडिपेंडेंटली कैसे समझेंगे,
ई नॉट था तो अब ई नॉट बाई के हो जाएगा, बिकॉज ये सिग्मा चेंज नहीं होगा, सिग्मा विल नॉट चेंज। फ्री चार्ज कैरियर का डेंसिटी, फ्री चार्ज कैरियर का, बाउंड चार्ज नहीं, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मैं पूछूं पहले एनर्जी स्टोर्ड यू नॉट था, अब यू है, यहां पे देखते हैं कि कौन सा बच्चा सही बताता है। पहले एनर्जी स्टोर्ड यू नॉट था, अब यू है, क्या होगा देखते हैं। किससे पूछूं? ऋतुजीत ने बताया डिक्रीज करेगा, यू नॉट ज्यादा है यू से। कहोगे सर कैसे? तो तुम्हारे पास एनर्जी लिखने का दो फॉर्मूला, क्यू हाफ सीवी स्क्वायर लिखना प्रीफर करोगे या क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखना प्रीफर करोगे? एनर्जी अगर लिखना है तो क्यू स्क्वायर बाई 2। बहुत बढ़िया, मनस्वी ने बहुत अच्छा बताया कि सर क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखो। क्यों ऐसा लिखेंगे? बिकॉज क्यू इज कांस्टेंट। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, बताना मुश्किल है, यहां से बताना आसान। क्यू इज कांस्टेंट, सी क्या हो गया? बढ़ गया, इसका एनर्जी घट जाएगा, है ना? एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज। अब आते हैं, अब गेस करो कि ये डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट कर रहे हैं तो यहां पे जो कैपेसिटर का प्लेट्स है वो डाइलेक्ट्रिक पे कुछ फोर्स लगाएगा क्या? क्या कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक पे पुलिंग फोर्स लगाएगा कि पुशिंग फोर्स लगाएगा कि कोई फोर्स नहीं लगाएगा? फोर्स बाय कैपेसिटर ऑन डाइलेक्ट्रिक प्लेट while inserting। जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंसर्ट कर रहे थे उस समय कैपेसिटर का प्लेट्स, मतलब कैपेसिटर, इस पे फोर्स जो लगाएगा वो क्या होगा? पुलिंग या पुश करेगा या जीरो होगा? तीन ऑप्शन दे रहा हूं, 1 2 3, गेस करो, मैंने अभी समझाया नहीं है। ऋतुजीत ने बताया सर पुलिंग फोर्स होगा, पुल करेगा। मनस्वी ने बताया जीरो फोर्स। ये देखो कॉन्सेप्ट है बच्चों, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। सबने सही सही बताया, बड़ा किरण ने सही बताया और भी बच्चों ने। पुलिंग फोर्स होगा, सो दिस इज करेक्ट आंसर। कहोगे सर क्यों? व्हाई दिस इज करेक्ट? बिकॉज देखो इस सिस्टम पे, इस सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यू घट रहा है। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, तो जो भी इसमें कंजर्वेटिव फोर्स है वो फोर्स कैसा वर्क कर रहा होगा? पॉजिटिव वर्क या निगेटिव वर्क? मैं अगर कहता हूं कि ये तुम्हारा डस्टर है, ये नीचे जाता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा वर्क कर रहा है? पॉजिटिव, अपना एनर्जी खर्च कर रहा है पॉजिटिव वर्क करके, तो इसका भी एनर्जी कम हो गया, मतलब कैपेसिटर ने पॉजिटिव वर्क किया होगा। पॉजिटिव वर्क का मतलब इस डाइलेक्ट्रिक पे ये इधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख रहा हूं, और इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, इंसर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मतलब ये इधर फोर्स है, दैट मींस फोर्स इज पुलिंग। तो ये तो मैंने एनर्जी के टर्म से बता दिया, लेकिन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर पुलिंग फोर्स कैसे लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कैसे पुलिंग फोर्स लगाएगा? ये लिख लिया।
हाँ सर। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म कहोगे सर, थोड़ा मैकेनिज्म समझाओ कि मुझे नहीं पता चला कि कैसे पुलिंग फोर्स लगाना है। तेजस बताएगा कि सर फोर्स तो 0 होना चाहिए। वो कहेगा सर आपने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। और जब हमने डायलेक्ट्रिक अगर पुट किया है, यहां पे पुट किया है ऐसे, ये डायलेक्ट्रिक स्लैब है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सारे बच्चे ये डायग्राम भी ड्रॉ करोगे। ये पॉजिटिव चार्ज है। सर यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे जब हम इंसर्ट किए तो यहाँ पे कुछ निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अगर मैं पूछूं कि फोर्स कैसा होगा, तो ये निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये जनरेट कर रहा है, ये जो जनरेट कर रहा है, इस पे फोर्स इधर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर। तो डायलेक्ट्रिक पे ऊपर और नीचे नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए। आपका लॉक सर इधर लगेगा, पुल करेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? फोर्स तो 0 होना चाहिए। मैं समझाऊंगा कि ये कैपेसिटर हम लोग लेते हैं बहुत बड़ा है कंपेयर टू द डायमेंशन, और यहाँ पे फील्ड सब यूनिफॉर्म है ऐसा ऐसा, बट देयर विल बी एंड इफेक्ट। एंड पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा कि जस्ट ऐसे एक फील्ड लाइंस है उसके बाद फील्ड लाइंस नहीं है, यहाँ पे डेविएशन होगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। सो ये एंड इफेक्ट पे क्या होगा, फील्ड लाइंस जो होगा थोड़ा डेविएट करेगा, थोड़ा फील्ड जो होगा वो ऐसे करके ऐसे जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा फील्ड लाइंस होगा बच्चों। इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड। फ्रिंजिंग फील्ड ये लिखोगे जैसा मैंने डायग्राम बनाया। एंड पॉइंट पे फील्ड लाइंस ऐसा ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, फ्रिंजिंग फील्ड होगा। और अगर फील्ड लाइंस ऐसा है तो इस पॉइंट पे देखो, फील्ड लाइंस का 2 कंपोनेंट, इस पॉइंट पे फील्ड लाइंस का 2 कंपोनेंट, नेट इधर है, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, दिस इज ई। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो नेट फील्ड इधर है, इसका भी 2 कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, दिख रहा होगा डायग्राम, इधर लिख रहा हूं इधर। और अगर ये फील्ड है तो ये वाला फील्ड जो है, ये कंपोनेंट इस पे पोलराइजेशन करेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज लाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस चार्ज लाएगा। तो फ्रिंजिंग फील्ड का जो 2 कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट पोलराइज करेगा, और ये सरफेस पे निगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पे था। और ये कंपोनेंट देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट, ये माइनस चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो माइनस चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फोर्स इधर लगाएगा, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पोलराइजेशन के कारण प्लस चार्ज, ये भी फोर्स इधर। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द फ्रिंजिंग फील्ड देयर विल बी एन इनवर्ड फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। ये स्टेटमेंट लिख लो। अथर्व समझ में आया क्या? अथर्व शिवालिक। अच्छा, अथर्व ने मुझे आईडी के लिए भेजा था, मैंने लगता है क्रिएट ही नहीं किया, भूल गया है, आज करके देखता हूँ। चलेगा।
अथर्व क्लियर ये कॉन्सेप्ट? यस सर। किसी को डाउट इसमें? धनंजय? नहीं सर। अपुल बागुल? क्लियर है सर। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। मैकेनिज्म समझा, व्हाई इट अप्लाइज। ये अब एक और चीज बताता हूं। अभी मैं दूसरा केस डिस्कस करूंगा। जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा, when battery will remain connected, फिर ये सारा प्रोसेस करेंगे। In that case also there will be inward force। बाकी बहुत सारा क्वांटिटी चेंज होगा, बट फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्टिल इनवर्ड होगा, बिकॉज अभी भी फ्रिंजिंग फील्ड ऐसा ही होगा। ये स्टेटमेंट आई होप कि तुमने लिख लिया। केस 2, battery remain connected, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, और तुम लोग खुद पे बिफोर, मतलब ऐसे लिख लो, बिफोर आप लोग छोड़ो, चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज करना है, बताना है, एनर्जी क्या होगा। सो केस 2 ले रहे हैं बच्चों, बैटरी रिमेन्स कांस्टेंट, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। सो पहले V बता देता हूं, पहले मुझे भी, तुम भी पहले V लिखना। V पे हम सबसे पहले श्योर है, V रिमेन्स कांस्टेंट। पहले तुम भी V लिख लेना। एंड देन कैपेसिटेंस, कॉन्सेप्ट ये V कांस्टेंट, कैपेसिटेंस तो पता ही है, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज टू चार्ज विल इंक्रीज बिकॉज Q is equal to CV। What is electric field? Electric field will remain constant। क्यों? Because V constant है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E into D that is equal to V। What is energy stored? I think सबको ये क्लियर है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाफ CV² बिकॉज V कांस्टेंट है। So energy stored will increase। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द फ्री चार्ज, सिग्मा फ्री, ऐसे लिख लेता हूं, सिग्मा फ्री चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स। सिंस Q इंक्रीज कर रहा है, ये Q फ्री चार्ज है, Q फ्री की बात कर रहा हूं। कौन सा Q फ्री, तो दूसरा कौन सा Q है, एक Q बाउंड चार्ज जो यहां पे डेवलप होगा। सिग्मा फ्री विल इंक्रीज। मैं पूछूंगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्लैब, मैं शॉर्ट में लिख दिया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्लैब, या वर्क डन बाय कैपेसिटर ऑन द स्लैब। स्टिल पॉजिटिव, अभी भी पुल करेगा। अभी भी पुल करेगा। कहोगे सर कैसे, पिछले सवाल में तो आपने कहा था इसका एनर्जी घट रहा है इसलिए ये पुल कर रहा है, इसमें तो इसका एनर्जी बढ़ रहा है, इसका एनर्जी बढ़ रहा है,
मतलब ये निगेटिव वर्क कर रहा होगा, सॉरी पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं, सिस्टम का एनर्जी अगर बढ़ता है तो निगेटिव वर्क करता है, तो ये निगेटिव वर्क करेगा तो ये पुलिंग फोर्स होना चाहिए था। तो मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स स्लैब पे अभी भी अट्रैक्टिव लगेगा, मैकेनिज्म समझा दिया फ्रिंजिंग फील्ड, लेकिन एनर्जी से थोड़ा सा समझा देता हूं। कैपेसिटर तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कैपेसिटर तो अपना एनर्जी खर्च कर रहा है टू पुल द डाइलेक्ट्रिक, इसका एनर्जी घटना चाहिए, बट यहां पे बैटरी भी है, दिस बैटरी सप्लाइंग एनर्जी, बैटरी सप्लाइंग एनर्जी। तो ये कैपेसिटर कुछ एनर्जी खर्च कर रहा है अपना तो पुल द डाइलेक्ट्रिक, कुछ खर्च किया, सपोज 10 जूल खर्च किया, लेकिन ये सपोज 30 जूल एनर्जी दे दिया बैटरी ने, तो 10 खर्च कर दिया और 20 जूल जो बचा वो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया, दैट्स व्हाई यू इंक्रीज कर रहा है। सो ये यू कहां से इंक्रीज कर रहा है, बैटरी ने दिया एनर्जी, बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, आज का क्लास यही फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो ये फोर्स लिखा है, ये फोर्स होगा कितना, व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसलिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। और ये फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, डोंट रीड फ्रॉम द अदर बुक, बहुत जगह पे गलत कॉन्सेप्ट यूज किया है, रीड एच.सी. वर्मा, एच.सी. वर्मा का सॉल्व एग्जांपल। सो योर होमवर्क इज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, है ना, एच.सी. वर्मा का वो सवाल जरूर कर लेना चाहिए। अगर ये मेडिकल में आते तो हम लोग कहते कोई जरूरत नहीं है। सो फ्रॉम HCV सॉल्व एग्जांपल, तो आज का ये होमवर्क रहा, सारे बच्चे करेंगे, 2 बार करें, मैं एग्जैक्टली नंबर बता रहा हूं कि कौन सा नंबर है। सॉल्व एग्जांपल 22, और 22 से पहले जितने भी है वो पूरा कर लोगे। तो ये वाला जब मैं कर लूंगा तो डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज बीच में मैं शुरुआत में जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता हूं बच्चों, तो वहां पे ही परमिटिविटी भी बताता हूं, नहीं बताया बस बोल देता हूं अभी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऐसा कुछ बताया था, मैं छोटा सा बताता हूं कॉन्सेप्ट। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता रहे थे ना, अगर सपोज एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस प्योर पॉइंट चार्ज के कारण, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इस पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड यहाँ पे इतना होगा, बट बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मीडियम पोलराइज हो जाएगा, डायपोल्स थोड़े अरेंज हो जाएंगे या टेम्पररी डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो नेट जो हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, या इसी को ऐसे बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम,
और इसको एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या क्या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन आर। लेकिन अभी हमने बताया कि डाइलेक्ट्रिक अगर है तो क्या हो जाएगा? k टाइम्स हो जाता है। अगर वैक्यूम होता है तो क्या है, और डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा? तो 1/k टाइम्स। तो एक्चुअली एप्सिलॉन आर नथिंग बट k। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम ही चीज है। क्लियर? ये मुझे उस समय बताया था, उस समय मिस हो गया होगा, जिस समय मैं डाइलेक्ट्रिक समझा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है उसी समय। सो रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोथ आर सेम थिंग। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आज का क्लास यही। कैपेसिटर में अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में लेता हूं।